आई हेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हमारे साथ तारिक फतेह साहब। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपसे, ताज़ा जो शाहीन बाग के जो हालात हैं, तो आपकी क्या राय है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो नफ़रत में मुब्तला हैं या उनको आप गुमराह मानते हैं? देखें, जो जहनीत है जिससे पाकिस्तान का वजूद आया, पार्टीशन हुआ, वो इसी इलाके के अंदर पाकिस्तान की मूवमेंट थी जहाँ से ये शाहीन बाग के लोग हैं। इन्हीं के दादा नाना आगे बढ़ के मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान तो कहीं और बना जी। तो वो थॉट प्रोसेस जो है उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। ये जो था कि टू नेशन थ्योरी को आपने हिंदुस्तान ने 47 के बाद इसको कहा ही नहीं, वीटो पावर दे दिया कि भाई आप समझें कि पाकिस्तान से ज़्यादा आपके हकूक़ यहाँ होंगे, जो हर वक्त कहते हैं। उसमें लोग कुछ सीरियसली बिलीव करते हैं कि हमारी मलकियत थी, हिंदू हमारे ग़ुलाम थे। अब जैसे ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मुल्क है, वो इसलिए उसकी ज़मीन से प्यार का नहीं है, ये मलकियत की बात है कि ये ज़मीन तो हमारी थी, ये सब तो हमारे नौकर थे। वो जहनीत जो है वो नहीं गई है, और ना ही ये मुसलमानों का इसमें कसूर नहीं है। ये तो जिन लोगों ने प्रमोट किया है पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो हम करते हैं। अरब वर्ल्ड के अंदर भी पहले जो कांग्रेस की हुकूमतें थीं वो ये कहती थी कि वी रिप्रेजेंट। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में फिर स्वारन सिंह को निकाला गया, लेकिन वो गए तो ये कह के थे ना कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हिंदुस्तान रिप्रेजेंट्स, कि बुरा नहीं मान। तो ये लोग उसी मानसिकता के लोग हैं जिनके दादा नाना तो चले गए पाकिस्तान में, और ये भी चले जाते। वो ट्रेनें रुक गई लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो जहाँ पाकिस्तान बना वो तो 1-2 साल में ही चौकन्ना हो गए कि ये हम पे उर्दू आपने कैसे मुसल्लत कर दी। ज़बान हमारी है पंजाबी या सिंधी या बंगाली, और इन्होंने ला के पूरे पाकिस्तान पे उर्दू डाल दी। तो एकदम को 90% पाकिस्तान जो था वो सेकंड क्लास सिटीज़न हो गया यूपी के उर्दू बोलने वालों से। तो तभी लियाकत अली ख़ान ने, उनकी गवर्नमेंट उलट जाती इस चक्कर में। तो नेहरू जी से मदद मांग के ट्रेनें रुकवाई गई। तो ये लोग रुक गए यहाँ पे, और आज वही लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल। हाँ, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रुके, ये ऐसी बात नहीं है। ये 1972 तक ये ट्रेनें चलती रहीं, लोग आते रहे। 70 तक मुझे याद है। महिलाओं और बच्चों को जो आगे करने का एक चलन नया चला है, और शाहीन बाग के अलावा देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया। क्या कुछ अगर ये उनके, आप उनको क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? उनके ये हथियार चल रहा है तो वो तो चलाएंगे। जो हुकूमत है या जो लोग सीए को सपोर्ट करते हैं या जो डिबेट भी करते हैं, उनके पास कोई टूल ही नहीं है टू फायर दिस। वो तो मैंने ऐसे नारे देखे हैं, कुचल देंगे और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड की जो तकरीरें हैं। मैंने खुद क्लिप्स सुने हैं, तो उसका जवाब तो नहीं है हिंदुस्तान के पास कोई। इसके पीछे की आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? ये हेट्रेड की वजह कम से कम हिंदुस्तान की ये विचारधारा तो नहीं रही है, तो ये आप क्या मानते हैं कि इतनी हेट्रेड आई कहाँ से? आपकी देखें, हिंदुस्तान में हर कोई अपनी जो जिसे डरपोक होना कहते हैं, वो उसको ऐसे शो करता है जैसे वो बहुत ही कुछ सोचने वाली चीज़ है। तो बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को कन्फ्रंट करें, आप सड़क बदल के कहीं और चले जाते हैं कि शायद कल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप कई बार ये कह भी चुके हैं और आज भी ये बात कह रहे हैं कि डरपोक को वो विजडम से जोड़ देते हैं, उस तरीके से सहनशीलता को, धैर्य को कहते हैं कि हमारा 1000 साल गुलामी की है ना, तो जिन लोगों को की है, जिन्होंने बनाया हिंदुओं को अपना गुलाम, वो तो आज भी उनकी अकड़ तो नहीं गई है ना। तो उसी विचारधारा को आप पाल पोस रहे हैं।
चॉइस है आपकी, अब तक तो यही हुआ। सीए को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? ये वेस्ट बंगाल का मसला है, जहाँ जो आपकी जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी और ये नॉन बंगाली मुस्लिम जो है, जो वेस्ट बंगाल में रहता है, उनकी ये उम्मीदें थीं कि आहिस्ता आहिस्ता करके को 25-30% तक मुसलमान अगर यहाँ होते हैं तो हम कश्मीर की तरह या केरला की तरह हम एक्सरसाइज कर सकते हैं वीटो पावर कोalition गवर्नमेंट्स में से। ये खौफ हालांकि जायज़ नहीं है, ये इनको अब ये हुआ कि अब इसका मतलब है 1-2 लाख हिंदुओं को इंडियन वोटर कार्ड मिलेगा, तो हमारी तो जो वो थी स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई। उसका गुस्सा भी है, कुछ गुस्सा जो है वो बाबरी मस्जिद की तो राम जन्मभूमि हो गई, अब आप क्या कर लेंगे। हाँ, आपने 500 साल तक एक मंदिर को ज़मीन में धंसा के उस पर मस्जिद बनाई, और जहाँ जहाँ मौका मिला कि मस्जिद को छोड़ें, साथ में राम मंदिर जो पहले एक ज़मीन चबूतरा भी बन गया था, जो राजीव गांधी के ज़माने में जाके फिर उन्होंने वो भी बंद कराया, तो दोनों मस्जिद और मंदिर हो सकते थे थ्रू आउट अब तक। इसे हम हड धर्मी कहते हैं, हड जिद कह सकते हाँ हाँ, ये उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ मुसलमानों का, अपने घुमंड, अपना एरोगेंस। लेकिन मुसलमानों का आप कई बार कहते हैं, मतलब यहाँ के जो मुसलमान हैं या दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नया चलन है, क्या है ये? इसका जिनके रंग गोरे हैं, जो अरबों जैसे हैं, उनकी उम्मत है, और जो आपके बंगाल के हैं या केरल के हैं या तमिलनाडु के हैं या अफ्रीका के, वो तो होते ही सेकंड क्लास हैं। तो ये रंग और नस्ल का है मसला। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद की वफ़ात के 3-4 घंटे बाद तय कर दिया कि कुरैश जो हैं वो हुकूमत करेंगे और अंसारी जो हैं वो खिदमत करेंगे कुरैश की। ये तो अभी दफनाए नहीं गए थे, प्रॉफिट उस वक्त झगड़ा चल निकला था। जो लोग प्रॉफिट के मोहम्मद के ज़माने में स्याफ़ाम थे, जिनको अफ्रीकन कहते हैं, उनका उनके मरने के बाद जिक्र ही नहीं, वो गायब हो गए सब। तो ये तो टेक ओवर हो गया ना, कू हुआ। ये तो आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय ही वे शुरू हो गया था। हाँ, तो ये यहाँ पे वही हो रहा, वही दोगलापन हो रहा है ना, कि अशरफी है और फलाना है और मैं सैयद हूँ और तू खान है। कहाँ के एक लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, हम इस पे काबिज हैं। जैसे टेनेंट है, वो कह रहा है मालिक मकान को निकाल के दिखाओ, इविक्शन नोटिस लाओ, वो पिटाई करेंगे तुम्हारी, ठीक हो जाओगे। तो लैंडलॉर्ड को किराया भी नहीं मिलता है, वो निकाल भी नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा कर पाते, शाहीन बाग जैसा कुछ भी होता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि थोड़े कुछ ज़्यादा बहादुर लोग हैं। 5-6 हुकूमतों को तो वैसे ही लोगों ने सड़कों पे तख्ता उल्टा उनका, ऐसी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में लोग पाकिस्तान को समझते ही नहीं कि पाकिस्तान है क्या, ना उनको पता है, ना उनको कोई जुस्तजू है कि पता करें। वो समझते हैं पाकिस्तान में सिर्फ वो हैं, कराची में जो यहाँ से गए थे वही लोग हैं बहुत बड़े बहादुर, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए, वो आपके हीरो बन जाते हैं। मैं इस सवाल पे थोड़ी देर बाद आने वाला था, अब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ बाहरी आक्रांताओं के को हमलावरों को बड़ा महिमामंडित किया जाता है। इवन जो इतिहास भी पढ़ाया जाता है उसमें भी नैरेटिव बदल के पढ़ाया जाता है और उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है इतिहास में भी। शायद यही वजह है कि तैमूर, बच्चे का नाम तैमूर रख दिया जाता है। नहीं, ये तो आपकी अपनी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ ना, कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया उस शख्स को जो मक्का में पैदा हुआ था, जो अपने आप को उसने अबुल कलाम आज़ाद की 1924 की स्पीच है कलकत्ता में, उसने कैसे मुसलमानों को ऊपर नीचे बताया, कैसे कैसे, जो आखिरी तकरीर की जिसमें उसने लोगों को जामे मस्जिद में डांटा कि क्यों जा रहे हो पाकिस्तान, वो इसलिए नहीं था कि उनको हिंद से प्यार था, उनको ये था कि ये जो उधर मुसलमान रहते हैं तो ये डंगर हैं,
इनको तो उर्दू नहीं आती। तो मौलाना आज़ाद के पैमाने पे देखा जाए तो बंगाली और पंजाबी और पठान और सिंधी मुसलमान ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। तभी इन्होंने बलूचिस्तान ने जब कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो मौलाना आज़ाद ने कहा नो, तुम लोग कहाँ पहाड़ के लोग, हम लखनऊ से आए, यूँ बांके चलते हैं, हमारी अदा देखो, हमारा कुर्ता देखो, चूड़ीदार पजामा देखो, हम तो हैं सिविलाइज, हमारी नस्ल चांद पे जाएगी। तुम लोग जानवर टाइप के लोग पाकिस्तान में बिहारी गए, यूपी के लोग गए ईस्ट पाकिस्तान में और कहा कि उर्दू ज़बान होगी बंगाल में। 2% आबादी ने कहा कि उर्दू होगी। कई सौ लोग मर गए जनवरी 8, 1952 लैंग्वेज राइट्स में। तारिक साहब, आपने पाकिस्तान को बहुत करीब से आपने देखा है, समझा है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों का छिपा नहीं है दर्द। मैं आपसे जानना बचे चाहता कहाँ से वहाँ पे? हमने तो 1 महीने में सिस्टम सॉल्व कर दिया, सबको मार दिया। कौन है वहाँ पे कोई मैंने तो लाहौर में कभी किसी ना सिख को देखा ना हिंदू को। जो कुछ हिंदू ऐसे मिल जाते हैं वो सिंध में हैं, और सिंध के अंदर ये इशू नहीं था हिंदू मुसलमान का। तो सीए ला के क्या मोदी सरकार ने कोई गलती कर दी है क्या? किसी को जीने का अधिकार दे दिया है, तो क्या ये मोदी सरकार की गलती हो गई है या बेवजह का विरोध हो रहा है? मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सबको सिटीजनशिप वैसे ही करा देता, कानूनी लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस टाइप के लोगों से आपको डील करना पड़ रहा है जो इतना झूठ में बिलीव करते हैं, तो ये तो वही बात है, वकील और गुंडे की लड़ाई है। वकील कैसे जीतेगा भाई? एक तरफ डी कंपनी है, दूसरी जगह आम आदमी है। तो वो जो लोग अब भी दाऊद को का नाम लेके फख्र से हाँ हमारा दाऊद है एक चोर उचक्के। आप पहले देखिए ना, ये चला आ रहा है, औरंगजेब एक कातिल है, उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के मुसलमान उसे वली कहते हैं। यहाँ उनके नाम पे रोड भी बना दिया गया। वो तो खैर रोड तो खैर टगे टगे बिक रही हैं, वो जाने दें। लेकिन जब आप ये टीवी पे आके कहें कि औरंगज़ेब हमारा वली है और उसके कत्ल जो हैं वो बाप बेटा बहन भाई सबके मारे, वो उसको आप कैसे कहेंगे? तो उसके डील करने के लिए आपको चाहिए था आज़ादी के बाद एक नए सिरे से एजुकेशन। आपने वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री दे दी मौलाना आज़ाद को, ख़त्म हो गया, उन्होंने बना दिया, आप बेवकूफ़ आप बन गए। तो मतलब आपका ये मानते हैं कि जो पिछली सरकारें भारत में रही हैं उन्होंने रोटी सेकी है हिंदू मुस्लिम के नाम पे? नहीं, ये ऐसे इतना स्मार्ट भी नहीं है कोई। उन्होंने वो पतंग पेच लड़ाते वक्त ढील देते ना, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ढील दिए जाओ, उड़ती हवा चल रही है, आप कहते हैं ढील नुकसान भी तो दे देता है। तो हो रहा है ना नुकसान आपका। इसमें कोताही आम हिंदुस्तानी की है जो आज के दौर में सिर्फ कुछ पैसे कमाना चाहता है और एक गोरी सी बीवी चाहता है, और उसके अलावा तो उसकी कोई उमंग ही नहीं। या आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान IAS के पर एग्ज़ाम देता रहता है, 5 साल उसके बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज यूथ उसी में गुजर जाते हैं। ना कोई सियासी पार्टी भी नहीं ज्वाइन करता, कहता है NGO कहाँ है, उसमें डाल दो मुझे कहीं जहाँ से पैसा आ सके। हाँ, तो कोई देने को कोई तैयार नहीं है, लेने के लिए पूरा। दूसरी साइड पे लोग ज़िंदगी अपनी देना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो कह रहे हैं हम मरना चाहते हैं, और आप IAS की जॉब ढूंढ रहे हैं। ये है फ़र्क दोनों में। तो इसमें बीजेपी मोदी जी क्या कर लेंगे? लेकिन विकास की बात अगर आप करेंगे तो वो लड़ाई से तो हल नहीं हो सकता ना। आप अरे आप मरने मराने कौन कह रहा है? आप में खुद तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब हिंदू की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो बाकी क्यों एक्सपेक्ट करता है कि मुसलमान आपकी रिस्पेक्ट करे? खुद हिंदू जब खुद का रिस्पेक्ट करेगा तो वो रिस्पेक्ट बयान करेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने खुद तय कर लिया कि टॉयलेट कौन साफ़ करेगा। अंदाज़ा सोचिए कि कराची से वो हिंदू जो दलित थे जो टॉयलेट साफ़ करते, उन्होंने कहा भाई इनको मत निकालना, हमारे पैखाना कौन साफ़ करेगा? बस बाकी सब लोगों ने कहा अच्छा हम जहाज़ में जा रहे हैं। एक सवाल है, शर्जील इमाम आपने देखा ही होगा, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे क्वालिफाइड रहे हैं, IIT से पढ़े लिखे रहे। ऐसी कौन सी विचारधारा उनका ब्रेन वॉश कर देती है कि वो इस राह पर निकल? आपने किसी अनपढ़ मुसलमान को
कोई बेवकूफ़ी की हरकत करते देखा है आपने? आप किसी गांव में गए हैं जहाँ कोई खेती बाड़ी में नौकरी कर रहा है, वो वहाँ नारे भी लगा रहा है, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये सब? ये तो पढ़े लिखों का काम है। तो आप, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है कि शरीर पढ़े लिखे हैं तो इनको ये नहीं कर, जो पढ़ा लिखा है वही तो ये सब कर रहा है। जब तक नहीं पढ़े लिखे थे, जब तक हमारी लिटरेसी रेट थी, इलिटरेसी रेट 80-90% थी, हम लोग खुश थे। तो ये पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग है, ये तो हो गया। पढ़ाई लिखाई मिसयूज हो रहा है ना, पढ़ाई लिखाई में आप पढ़ रहे हैं ना, वो कानून इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के 200 साल बाद लिखे गए, वो कानून आपने कर दिए हैं फैमिली ऑर्डिनेंस में और अलाउ किया। वक्फ बोर्ड के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस आपने डाले में, वो अलग पावर स्ट्रक्चर दिया आपने। हिंदुस्तान मौलवियों के हाथ देगा। टेलीविज़न पे जो बहस मुबाहिसा होती है, हमेशा कोई मौलवी आया हुआ होता है मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने। कोई स्कॉलर नहीं होता बेसिकली। वो स्कॉलर का मसला नहीं, कोई स्कॉलर को भाई, जैसे अपने डॉक्टर साहब आते हैं बीजेपी के, क्या नाम है, एनीवे भाई, कोई तो ढंग की शक्ल का आदमी आए ना टीवी पे मुसलमानों की तरफ से। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कोई कंपनी पायलट हो, कहीं कुछ हो, जब आप देखते हैं तो मौलवी आके बैठ जाते हैं। इनको किसने ठेका दिया है? दुनिया में कहीं मौलवी नहीं आता टीवी पे, हिंदुस्तान में सारे चैनल मौलवियों को। क्योंकि यहाँ पे हमारे ये माना जाता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मुसलमान के पास टीवी सेट है क्या? ये टीवी की ओनरशिप क्या मुसलमानों के हाथ में? आपने तय किया कि ये सारे बदसूरत लगते हैं, बकवास करेंगे टीवी पे, इनको बुला लो। और कुछ भी कोई और कहता है उसको बुलाया नहीं जाएगा। मौलवी भी खुश है, आप भी खुश है, दोनों खुश चल रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए उसमें क्या है? तो ये जिम्मेदारी क्या मौलवियों को या धर्म जो आपने कैसे तय किया? आप उनको नहीं उठानी चाहिए कि हमारी कौम, हमारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं? उनको किसने कहा कि ये उनकी ड्यूटी कहाँ से हो गई है? जिनको हलवा रोटी जाता था घरों में, वो आज सऊदी अरेबिया के पैसे पे पल रहे हैं। और आप उन्हें टेलीविजन, आप किसी को लेके आए ना, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी ट्रेड यूनियनिस्ट को। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी आदमी टीवी पे आता है तो वो मौलवी लगता है, इतना चीख के बोल रहा होता है। कोई आर्किटेक्ट आपने कभी देखा टीवी पे? कोई आर्कियोलॉजिस्ट कभी वो के मोहम्मद को देखा है किसी मसले पे बात करते हुए? नेवर, ही विल नेवर बी कॉल्ड। मतलब जितने वाहियात तरह के लोग हैं वही टीवी पे आते हैं और लोगों को भड़काते हैं। भड़काते कहाँ हैं? देखिए, आपको ये इंप्रेशन पड़ता है कि मुसलमान तो है ही इडियट उनको देख के। फिर सड़क पे हरकत वही होती है। वो लड़की जो माँ दुपट्टा पहनती थी बेटी को, वो निकाब में डाल रही है। जो कपड़ा वाइट था बुर्का दिल्ली का, वो आज काला हो गया। वाइट में तो औरत जा सकती थी ना बाहर, वो शटल कॉक बुर्का हम कहते थे उसे, इधर जाली होती थी, पीछे ही रखती थी औरतें। इधर सब्जी को लपेट के बांध दिया, इधर ये चली गई इधर। आज आप देखिए, ऐसा डर लग जाता है। 10,000 औरत आ गई निकाब में। वो जो मैं शो कर रहा था फतेह का फतवा, कैन यू इमेजिन? सो हमें क्या पता कितने मर्द थे कितनी औरतें थी। मेरा सवाल आपसे यही है बार बार, ये ऐसी कौन सी सोच है कि जब 3 तलाक से आज़ादी की बात होती है, उनको मिलती भी है, तो उनको जो भी मुस्लिम बहनें हैं उनको आगे आके बुर्के से आज़ादी मांगनी चाहिए? और ये किस तरह की गलत। सास और बहू दोनों औरतें ही होती हैं ना जी, कभी किसी की बनी है? ये मतलब ये कि औरतों को सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ट्रिपल तलाक की औरतें कर रही हैं, क्योंकि उनके खसम कह रहे हैं कि तुमको ये कहना है, वो कह देती हैं। ये जो शाहीन बाग है तो पिकनिक चल रही है ना, वो बेचारी औरतों ने ज़िंदगी भर कोई उनका हस्बैंड पिकनिक पे नहीं लेके गया। खाना पका पका के घर में थक गई। आजकल खाना आ रहा है बाज़ार से, बच्चे घूम रहे हैं, बैंड बज रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। तो समर वेकेशन है, इनमें से कोई दफ्तर नहीं जाता ना। ये तो तय हो गया ना, ये तय हो गया कि ये 5-10 हज़ार जितने भी लोग हैं ये दफ्तर नहीं जाते। रोजी रोटी भी चल रही है। नहीं, ये आप सोचिए कि इनमें से कोई दफ्तर नहीं जाता, इनमें से किसी की नौकरी नहीं है। ये भी तो चीज़ें आ रही हैं ना सामने। इतना फालतू आदमी है। एक तो आपको समझ आएगा कि भाई जुलूस निकल गया 2-3 घंटे के लिए, वो बंदा जहाँ काम भी करता है, चौकीदार भी है या मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गया 1 घंटे का जुलूस निकला वापस चला।
ये तो क्या 40 दिन से लोग बैठे हुए हैं क्या इनके घर में कोई सफाई करने आता, कोई बिजली का बिल नहीं पे करने जाता, कोई बच्चों का स्कूल नहीं है? ये क्या ये इट इज़ मुझे देख के दुख सिर्फ ये है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि मुस्लिम सोसाइटी कितना फ्रॉड के हाथ में आ गई है कि जो चाहे इनको बेवकूफ़ बना दे, और आमतौर पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बना देता है। आप भारत के मुस्लिमों के साथ असली दिक्कत क्या मानते हैं? क्या वो इस्लाम की सही शिक्षाओं पर हैं? नहीं, पहले क्या गलत इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, वो पढ़ते ही नहीं है। वो अपने आप को अरब समझते हैं, और जबकि अरब उन पे थूकता। तो जिस दिन वो अपने नाम हिंदुस्तानी रखेंगे, जो 1000 साल से किसी ने नहीं रखा, ना किसी ने कहा उनसे, उस वक्त तक वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। चीन के अंदर फ्रेंच नाम नहीं हो सकता, हिंद के अंदर अरबी नाम नहीं हो सकता, ईरान के अंदर अरबी नाम नहीं हो सकता, टर्की में नहीं हो सकता। तो यही बचा था अब्दुर्रहीम खान के लिए। वो आप पे कब्जा कर, वो कहते हैं ना कि हमने तो कब्जा किया हुआ मियाँ, हमारे पास यहीं कर दिया तो यूँ चाकू चला देंगे, ये हो जाएगा, मार के देखो, गोली के लिए आ गए। आपने घुमंड देखा है ना, वो वैसे आप भी आते हैं, कैसे कहते हैं अब कहाँ मारोगे बता दो, बस चला देंगे। और लोग तालियां बजाते कह रहे हैं मरने के लिए तैयार है। वो जेन्युइनली मरने के लिए तैयार हैं। उनकी उमंग है ज़िंदगी में कि क़यामत आ जाए, ताकि ये मुसीबत जो दुनिया की है ख़त्म हो और हम सब जन्नत जाएं। और वहाँ आप लोग सब दोज़ख में बैठे होंगे, तारिक फ़तेह जन्नत में बैठा होगा, मेरे साथ हूरें होंगी, मैं शराब पी रहा हूँगा, नाच रहा हूँगा। आप तो ये बातें नहीं करते, तो आपको कहाँ से हूरें मिलेंगी और दरिया शराब का कहाँ से मिलेगा? भाई मुसलमान तो एंड में उसको मिलेगा ना सबको। सारे हम जो गुनाह किए हैं हमने, वो कैलकुलेट के बाद क्या 1000 साल तक कैद बामशक्कत होगी, उसके बाद 25,000 साल मज़े ही मज़े, ना कोई बुढ़ा होगा ना कुछ होगा, मज़े ही मज़े। बस मुझे ये नहीं समझ में आता कि दरिया, शहद के दरिया के अंदर आदमी कैसे जाएगा, पिच पिच हो जाएगा वो तो पूरा। तो मैं कहता हूँ पानी का दरिया हो तो बेहतर है। शराब पी पी के भी बोर हो सकते हैं ना। बट जो भी है, मतलब एक दुनिया का डिफरेंट आइडिया है। एक तरफ पूरी दुनिया कहती है एक ज़िंदगी है, इसको ठीक तरह संभाल के कुछ कंट्रीब्यूट करो। दूसरा कह रहा है ये ज़िंदगी है ही नहीं, ज़िंदगी शुरू होगी मौत के बाद। ये आप हंसने की बात नहीं है, ये जेन्युइन बिलीव है हर मुसलमान का कि तो ट्रांजिट लाउंज है। यहाँ से जब सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और हिंदुस्तान का सारा हिंदू मुसलमान और जो ग़ज़वा हिंद है सब टेम्पल टूट जाएंगे, तब फिर रोज़ क़यामत आएगी। ग़ज़वा हिंद जो है ये क्या है भला सर? मतलब बहुत ये टर्म ये तो क्या सोच है? ये सोच नहीं है, ये वो है पूरा डॉक्ट्रिन है कि 2 फ़ौजें जमा होंगी क़यामत से पहले की निशानी। एक यरूशलेम में होगी जहाँ से हमला यूरोप पे होगा, जिसे रोम कहा जाता है, और अंटा गफील जिसे कहते हैं ना, सारे क्रिश्चियनों की ऐसी तैसी होकर उनको मुसलमान बना दिएगा। और जो छोटा है, यानी क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं ना इंडिया में, वो यहाँ की तरफ आएगा और यहाँ से धुनाई करने लगेगा जब तक कि ग़ज़वा हिंद, यानी उस ग़ज़वा वो होता है जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ इज़ प्रेजेंट। तो हो सकता है मोस्ट मुसलमानों को ना पता हो ये, लेकिन हर मौलवी को पता है। और कोई एक नहीं है हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल में जिसने कहा हो कि ग़ज़वा हिंद बुलशिट है। ना कोई इनको पूछने वाला कि भाई ये क्या है। आप तो MBA कर रहे हैं ना, और गोरी वाइफ ढूंढ रहे हैं, इसलिए कोई पूछने को तैयार नहीं है। आपकी ज़िंदगी उसमें लगी हुई है। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कर ही रहे हैं ना। हो सकता क्या? आपको 1000 साल से पिटाई हो रही है आपकी, आपको अभी तक होश नहीं आया? जागे नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कोई जागा। कैसे जागेंगे ये लोग? इनको जगाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जिस तरफ आपको लगा दिया गया कि डरपोक होके रहो क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। यहाँ पे देश में लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लग गया है, ब्रेक सा लग गया है। आप क्या मानते हैं कि अंकुश है कि बेलगाम है? लोग जो चाहते हैं वो नहीं समझा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर और रहे हैं कितनी कि फ्रीडम ब्रेक लग गया है कि बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हो या ना हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पढ़े लिखे लोग, अगर आप दुनिया में एक क्लास का मुल्क बनना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू लिव विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे कोई हिंदुस्तान को गाली देता है या नहीं देता।
आप क्या कह रहे हैं उसके रिटर्न में? आपका मुंह बंद है ना, आप तो डरे हुए बैठे हैं, आप कह ही नहीं सकते कि बाबर वॉज अ मर्डरर। आप में तो दम ही नहीं कि आप जाके बख्तियारपुर स्टेशन का वो ही उखाड़ दें, या कोई 10 लड़के जाएं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जिना की तस्वीर उतार लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपकी होगी ना, आप एक्सरसाइज तो करें ना। तो इसी की बात तो वो करते हैं कि अगर वही तस्वीर उखाड़ दो तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है। उनकी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? वहां जिन्ना साहब बोल रहे हैं क्या? एएमयू में, जामिया मिलिया में जो कुछ भी हो रहा है, मैं आप बुज़दिली की बात करूं, आप क्यों नहीं जाते? मुझे छोड़ दे, मैं जाके ले आऊंगा। छुपे छुपे लोग इधर उधर घूम रहे हैं डर के मारे। मत तस्वीर लगी भी एक चोर की। ये क्यों है आपका? कौन सी सड़क है ये जो गार्डन भी है? और लोधी किसकी? लोधी को आपने बनाया है, उसने क्यों? काशी का टेंपल तोड़ा था इसलिए आपने उसे कहा लो भाई तुमने हमारे खानदान को तबाह किया, हम उधार वापस दे रहे तुम्हें। तो बड़ी बेशर्मी की बात है। बड़े बेगैरत लोग ये टॉलरेट करेंगे कि जिस शख्स ने आके रेप किया हो, मर्डर किया हो, टेंपल तोड़ा हो आपका, आपने कहा चलो भाई इसके नाम पे तुम मैं सड़क का नाम रख देता हूँ। आधे तो शहर यूपी के अंदर ऐसे ऐसे नाम है कि ऐसे लगता है कि ये कोई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है। गाजियाबाद हुआ या फतेह। गाजियाबाद का आपको मतलब क्या है? वो जगह जहां काफिरों को मार पीट के कुछ तो शहीद हो गए मुसलमान, और जो जिंदा रहे वो गाजी। तो ये गाजियों का इलाका है, यानी यहाँ पे काफिरों की ऐसी तैसी करने के बाद रिटायरमेंट होम है ये। और आपने खुशी से लगाया हुआ कि यहीं मारपीट हुई थी, यहीं आके बसे। गाजियाबाद आपने किसने नाम रखा ये तो पता करें। आप भी पूछे तो सही, कैसे हो गया गाजियाबाद? ये तो जो पिछली सरकारें रही हैं भारत की। अरे सरकार की बात नहीं है, मैं आपको अगर चिड़ होती तो आप जाके बदल देते ना। बदल तो रही है, यूपी सरकार बदल रहे हैं तो देखिए कितना बवाल होता है। सर बवाल की बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं किसी को पता ही नहीं है कि गाजियाबाद का मतलब क्या है। तुर्कमन गेट, हाँ। वो तुर्कमन आया तुम्हें तबाह करने, तुमने उसके गेट का नाम तुर्कमन गेट रख दिया। बेगैरती की इंतहा होती है। उन्हें कहा आप चोरी तो कर गया, लेकिन फर्नीचर की सेटिंग इतनी अच्छी की, अब बड़ा मिस करते हैं उस चोर को। फ्रिज टीवी भी ले गया, बीवी बच्चे ले गए, लेकिन ऐसा सेट करके गया ना, वाह साहब कमाल कर। उसके बावजूद हम नहीं बदले हैं। अब कोई आप होश ही नहीं आ रहा। होश तो आ रहा है। देखिए योगी सरकार, अगर योगी सरकार बेचारे वो तो एक है ना। हाँ, लेकिन अगर यही कोई और भी सरकार करे तो फिर तो ये आरोप लगता है। अरे भाई सरकार क्यों करेगी? ये तो आपके मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी, वो रह रहे हैं वहां लोग। तो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके बिगड़ने का, गंगा जमुनी तहजीब का इससे क्या ताल्लुक कि एक जगह है जो कह रही है कि यहां हिंदुओं की खुल के पिटाई हुई और मारे गए सब, और इसलिए गाजियाबाद है, यहाँ गाजी आके बस गए। तो इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? अरे आपकी सोच है मैं तो बाहर से आके मुझे पहले गाजियाबाद ये किस डफे ने नाम रखा? उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं सर, हमारे यहाँ तो वो भी है, लोधी गार्डन है। तो एक बीमारी थोड़ी बताऊं आपको मैं, तो गिनते चलो यूं खत्म नहीं होती। किसी को है ही नहीं सिवाय गोरी बीवियां और आईएएस का एग्जाम, और अगर वो नहीं हुआ तो किसी एनजीओ में जॉब, और रात को मोटरसाइकिल लेके घूम रहे लोग टर टर। अरे भैया पता ही तुम्हें कौन है, क्या हो रहा है? उनकी 56 इंच की है, आप 58 इंचेस की आपकी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, वो कर रहा है, बाकी कोई सब बैठे हुए हैं कि वही चले आएगा। मतलब को अशोका थोड़ी के चले जा रहे हैं, अकेले एक आदमी काम कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं पीछे। तो अब ऐसा लगता है कि देश सब सो रहे हैं। एक आदमी को गुस्सा नहीं आता है शाहीन बाग पे, आपको पता है? कभी आपको मिला है कोई गाड़ी से निकल के क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, चुप के ड्राइवर आगे होता है, सेठ पीछे बैठा होता है, उनकी बेगम पता नहीं क्या कर रही होती है ट्वीट पे, 2 बच्चे होते हैं छोटे से, चली जा रहा काफला, 4 घंटे फंसा हुआ। कोई एक तो बताइए जो गाड़ी से निकला को लख लानत तुम लोगों पे। नहीं, हमारी गंगा जमुना तहजीब, अरे
उसका भी हशर कर दिया आपने। डिसअपॉइंटिंग है ये, समझे आप। उस लड़की क्या नाम था, उसको थाने में बंद कर दिया। पायल नाम है, क्या है, पायल रोहतगी। हाँ, उसको बंद करके। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वो। अरे कांग्रेस की हो, बीजेपी की, ये सरकार कहां से आ जाती है? पुलिस ने पकड़ लिया किसी को। होता तो ये इंडिया में तो किसी ने कुछ नहीं बोला ना। जब दिया मिर्जा के आंसू बह गए तो पूरी दुनिया लौट के मर गई। हाय अल्लाह, दिया मिर्जा रो रही है। वो थाने में 24 घंटे थी ना। उन्होंने कहा ऐसे तो हजारों पड़ी हुई है हमारे पास, ये क्या बात है। फिर पायल रोहतगी से मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने बताया भी था, जब मुलाकात हुई थी, कि राजस्थान पुलिस भी आई हुई थी और उन्होंने ये कहा कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। ये मसला राजनीति से प्रेरित है। छोड़िए सर, आप किसी ने रोका था कि थाने के बाहर कुछ 1000 आदमी जमा होता? कोई नहीं किया ना। उसमें सरकार का होना या ना होना कोई। वहां शाहीन बाग, पायल बाग बना लेते हैं यहाँ पे। कश्मीरी पंडितों को जब निकाला गया था, वो चले गए। किधर जाना उन्होंने, किधर जाना, चले गए। जो बाकी हिंदू थे उन्होंने कहा ये कौन आ गया जम्मू में माहौल खराब करने, इनसे किराए वसूल करो, पैसे एडवांस में लेना। स्टोरियां आपको पता है पंडितों के साथ जो मुसलमानों ने की है, तो वहां जम्मू में क्या हुआ उनके साथ, वो भी पढ़िए कभी आप। पूरे इंडिया में खबर तक नहीं छपी, किसी ने नहीं छापा। लेकिन यही लोग जो शाहीन बाग में उठ के आज आ गए हैं, हाँ, तो ये क्यों आए उनके लिए? इन्होंने ठेका लिया हुआ। उनके अपने धर्म के लोग जो हैं जम्मू में कह रहे हैं किराया निकालो वरना रहने नहीं देंगे, और गाय भैंसों के जो अड्डे होते थे वहां दे दिए, यहां रह लो। तो आप समझते शाहीन बाग वाली आंटियां आएंगी वो उनके लिए? क्यों आएंगी भाई? अपने लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। और भाई पर कुछ तो रिस्पेक्ट करें आप अपने उससे। ये ड्रामाबाजी खत्म करें कि बस पाँव को हाथ लगाते जा रहे हैं, झुकी हुई कमर, पाँव को हाथ जलाते हैं, और मीनिंगलेस सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। इस सरकार में आपको बदलाव नहीं दिखता है? यार एक आदमी सरकार होती, 2 होती, 3 होती, सरकार का क्या है? मिजाज ही नहीं बदल रहा लोगों का। सरकार तो प्रयास कर रही है। सरकार क्या कर लेगी अकेला भैया? आप पाकिस्तान क्या मानते हैं कि पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ी गलती थी? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो आज से 1000 साल बाद भी लिखी जाएगी वो यही होगा, ग्रेटेस्ट एवर। कि बंटवारा हो गया दोनों देशों का। साथ रहते तो ज़्यादा बेहतर होते। ये भी नहीं कह सकते कुछ और अलग डेवलपमेंट होता, बट जिस तरह अबेंडन किया कांग्रेस ने अपने ही पार्टी के लोगों को पाकिस्तान में, वो तो इट शुड बी रिटन अबाउट। अब भाग गए वहां से लोग जो आपके लिए लड़ रहे थे, दे वर अबेंडन्ड। गफ्फार खान ने कहा था ना, गीदड़ों के हवाले करके भाग गए आप। जवाब नहीं था किसी कांग्रेस के लीडर का। हिंदुओं को छोड़ के भाग गए, सिखों को छोड़ के भाग गए, लाहौर और कसूर छोड़ के भाग गए, सिंध छोड़ के भाग गए। तो कांग्रेस ने उस वक्त जो किया था स्वार्थ के लिए किया था, राजनीति के लिए किया? नहीं, उनको कह रहे जान छूटे, जल्दी जल्दी हमें पावर मिले, हमें आज़ादी की जंग हो, आधी मिले, पौनी मिले, किसी सूरत मिल जाए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अंग्रेज़ ने ठेका दिया हुआ था जिना को कि रूस और हिंदुस्तान का कहीं बॉर्डर ना मिले। अफगानिस्तान बीच में था। उनकी जान गई भी थी कि बलूचिस्तान अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो वो जो पूरा पर्शियन गल्फ है उसका ऑयल कहाँ जाता। ये बड़े मसाइल थे जिसकी बेसिस पे ये हल किए जा सकते थे उस वक्त। बलूचिस्तान का मुद्दा ही नहीं होता अगर आपके जो उर्दू बोलने वाले कांग्रेस के लीडर थे, जो उन्होंने घटियापन शो किया कि बलूचिस्तान वाले जब आके मिले तो आपने लीक कर दी स्टोरी पीटीआई के थ्रू मीटिंग की, बाय इशूइंग अ डिनायल दैट दे हैड अ मीटिंग। दूसरे दिन पाकिस्तान की फौज ने हमला कर दिया, बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो मार्च 1948 में हुआ। भारत के पास उस वक्त मौका था। मौका क्या था? भारत ने बिट्रे किया बलूचिस्तान को। मौका किस चीज का था? बहुत बड़ी गलती उस वक्त मानी गई। गलती नहीं, एक आदमी की थी। एक तो अपने वो थे कम्युनिस्ट, क्या नाम, कृष्ण मेनन, एक उनकी सोच, उनको पता नहीं क्या मॉस्को से क्या डायरेक्शन आता था, और फिर ये अबुल कलाम आज़ाद, इनकी सोच अरबों वाली कि कौन है टॉप ग्रेड मुस्लिम और कौन है घटिया मुस्लिम, उनके जहन में हमेशा ही रहता। इस वजह से उन्होंने जाने दिया।
उन्होंने लीक कर दी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को कि ये मिलने आए थे। अब्दुस समद अचकज़ई कांग्रेस के थे क्वेटा से, मीर गौस बख्श बिजंजो जिनकी ज़बान से मैंने सारी बातें सुनी हैं, दे वर देयर, दे वर बिट्रेड बाय इंडिया, दे इन्फॉर्म द पाकिस्तानी थ्रू पीटीआई। पाकिस्तान की फौज और जो वहाँ के सियासतदान हैं उनको भारत से क्या दिक्कत है? असली दिक्कत उनको क्या है? दिक्कत क्या है? आप पे हुकूमत करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ कर लो, आपने सर पे बिठाया ना शाहीन बाग को, तो ये पाकिस्तान सोच है ना वहां, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ समझ में नहीं आई अभी तक बात। 46 नहीं आया, 2611 नहीं समझ में आया, लोकसभा नहीं समझ में आया, एलईटी नहीं समझ में आया, आपके राम जन्म भूमि पे जो अटैक हुआ था 2005 में वो नहीं समझ में आया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अगर यहीं रहता तो मैं तो जाके अकेले बॉर्डर पे मार के आता 2-4। 26/11 हुआ। 26/11 तो बताइए, होटल वालों ने कह दिया कहीं निशान नहीं होना चाहिए, ताज होटल के अंदर निशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल, यहां कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसको पाक कर दो, शफाफ कर दो एकदम, धुआं हुआ कुछ घुमाया होगा, पाक हो गया, खत्म, दफा हो गया सब। किसी को पता नहीं वो आए कहाँ, लैंड कहाँ किए, कितने मारे उन्होंने सड़कों पे। वो जो जूइश लाइब्रेरी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको साफ कर दिया, कोई निशाना ही नहीं छोड़ा। अरे उसको जिंदा ही रखते अगर आप, वो जो कमबख्त क्या नाम था, कसाब, आपको तो उसको हैंग नहीं करना चाहिए था, शुड हैव बीन इन जेल फॉर लाइफ, ताकि हर एक को पता चलता ये देखिए ये है कुत्ता, ऐसे आप कहते दिस इज द बीस्ट। अब आप जाइए, बच्चों के टूर होते उसको पिंजरे में रखते, कसाब मीनिंग बुचर। लोगों को नहीं पता कसाब का मतलब क्या। कसाई से निकला है कसाब। कसाब कुरैशी होते हैं सारे। अच्छा बताइए, अरब से चल के सारे दिल्ली आ गए। अच्छा, भारत के मुसलमानों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? अपने नाम बच्चों के हिंदुस्तानी रखने चाहिए, पहला कदम। जब तक ये नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। जैसे किस तरह? यार किसी का नाम सूरज आपने सुना है? सारे शमसुद्दीन है ना जी। तो फिर सूरज क्यों नहीं, जिसका नाम शम्स है वो सूरज क्यों नहीं रखता अपना नाम? चांद तो नहीं सुना आपने? आफ्ताब सारे चले जा रहे हैं, आफ्ताब मेहताब, आफ्ताब मेहताब। चांद का नाम लिया, तेरी तनख्वाह ठीक नहीं है। यही होता है ना, चांद बाबू जिसका नाम होता है वो होता है गरीब, जब तक वो बड़ा होके पैसे वाला होता है वो आफ्ताब बन चुका होता है। तो सबसे पहले आप इंडिया में तो यकीन करें, आप जाएं, आप शुरू करें जाके राम जन्मभूमि पे जाके माफी हर आदमी मांग के आए। 500 साल का गुनाह है भाई, 500 साल से आप मंदिर तोड़ के बैठे हुए और दादागिरी के साथ हमने तोड़ा है भैया। कोई तो जेस्चर होगा ना। ये कहें कि हमारे धर्म के मानने वालों ने हिंदुस्तान पे हमले किए, हमें इस बात का बड़ा दुख है, यही कोई कह दे। शर्मिंदगी अगर जताएं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जैसे था ना साउथ अफ्रीका का, कि पहले जो वाइट माइनॉरिटी रूल के लोग थे उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उनके फोरफादर्स ने बहुत जुल्म किए। नेक्स्ट स्टेप ट्रूथ का आता है। यहां वो पहले ही कहते हैं सारा वो अच्छा इकबाल की नज़म पढ़ देते हैं, उसकी असली नज़म नहीं पढ़ते, जिसने कहा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुसलमान हैं, हम सारा जहां हमारा। उन्होंने इसको काट दो भैया, काट दो, हटा दो, ये ऊपर वाला चला देते। इतना जोक हो गया इंडिया पे, किसी को नहीं पता क्या। या वो भारत में मुसलमान रहते हैं, आप बताइए आप पे तो वो तो आपने अब नाराज नहीं होते। आपने कहा, आपने एक बड़ी बात कही है कि सबसे पहले शर्मिंदगी जताएं, दुख जताएं। साउथ अफ्रीका की ब्लैक मेजॉरिटी ने कहा वी नीड टू टॉक बट फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज। इंडिया की हिंदू मेजॉरिटी जिसपे मुस्लिम माइनॉरिटी रूल रहा है 1000 साल का, वो कहती है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस सस्ते प्याज दिलवा दो कि कहीं से। बीवे कहती है टमाटर महंगे हो गए। ये मतलब बिकाऊ माल हो गए ना हमारा कैरेक्टर सस्ते प्याज टमाटर के हिसाब से है। हमारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कि आज हम नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, पाकिस्तान से टमाटर नहीं खाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं यार।
अभी ये सरकार ने तो अपने अरे कहां तक तो 2-3 आदमी क्या सरकार करेंगे भैया? ये सोच पूरे देश को अपनानी होगी जो आप कह रहे हैं। ये अपने दिल में, अपने घर में होनी पड़ेगी। पहले आप हिंदुओं की डिसरिस्पेक्ट खत्म करें। हिंदू फैज अहमद फैज की एक नज्म है, लाजिम है कि हम देखेंगे। ये किसकी जहन में, यहाँ के लोगों की खराबी है कि उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है इंडिया से, कोई मतलब नहीं है। फिर वो अपनी मुसलमानियत शो कर रहा है, वो उधर की बात कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं सर। एंड दी एंड तो जिना भी मुसलमान ही निकला ना। वो और बात है कि महात्मा को बताना पड़ा कि जूते उतारते मस्जिद में। ये मुस्लिम नेशनलिज्म जो है, दिस टू इज अ डिजीज। ये हर मुसलमान अपने जहन में लेके पैदा होता है एंड तक, चाहे वो फैज जैसा दहरिया हो, लेकिन निकाह करते हुए बीवी का नाम शेख अब्दुल्ला ने तब्दील किया, नईमा कर दिया उसकी बीवी का। निकाह पढ़ाया था शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में, बख्शी साहब साइनर थे, और फिर फैज साहब ने जिहाद में हिस्सा लिया। तो ये नज्म में वही मेरा सवाल था कि ये उर्दू जबान है, इसमें झूठ बोलना बड़ा आसान है, इसको ज्यादा सीरियस ना समझा करें। आप हर झूठ जो है उसको आप अशार में डाल देते हैं। आपने देखा होगा, जहां तकरीर खत्म हो गई, लॉजिक खत्म हो गया, आदमी 2 शेर सुना देता है और बाकी सारा हिंदुस्तान ठप। भैया अब तो उर्दू बोल गया वो, अब इसके बाद खत्म आर्ग्यूमेंट। इससे बड़ा अफलातून तो पैदा ही नहीं हुआ। इससे आप कहीं पर खड़े होकर अच्छी प्योर उर्दू बोलने लगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आपके लिए आप बकौल आपके कि एक तो एक नज़म ही वैसी है जो आप कह रहे हैं कि उर्दू बोल के निकल गए। एक तो वो नज़म वैसी, और दूसरे ये उसको एडॉप्ट करने वाले भी वो भी खराब जहन के मुस्लिम नेशनलिज्म है ना। हाँ। जब ये देश के बजाय वर्ड कौम यूज करते हैं, दैट टेल्स यू क्या कह रहे हैं। कौम तो हिंदी वर्ड नहीं है ना। देश स्थान से हम, चाहे कजाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, वो संस्कृति वर्ड है ना। एक जगह, एक इलाका, एक घर। कौम का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही अलग है। कौम तो लोगों से है, लोगों से जुड़ा है। नहीं, कौम का मुस्लिम कॉन्सेप्ट में मुस्लिम उम्मत आता है। ये हमारी कौम है। मुस्लिम है हम, सारा यहाँ हमारा, कभी नहीं को बोलेगा। अल्लामा इकबाल वाला नहीं बोला ना, मुस्लिम है हम, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। इंडिया में उसी जिस शख्स ने हिंदुस्तान से दुश्मनी की, उसकी नज़में बढ़ाई जा रही हैं। उसकी नानी सिख थी, वो छुप के मिलता था कि किसी को पता ना चले। दादा उसका हिंदू था, उन्होंने कहा इधर नहीं आना दादाजी, विकेट डाउन हो जाएगी हमारी। जिना के दादा हिंदू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मां हिंदू, और वो सबसे ज्यादा एंटी हिंदू हो जाते हैं फिर वो। तो इसको आप दुर्भाग्य कहते हैं? हैं? इसको आप दुर्भाग्य कहते हैं? हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना नहीं चाहिए था। दिस शुड बी एक्सपेक्टेड कि एक आदमी मुसलमानों में बैठा है और उसकी मां हिंदू है, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए और हिंदुओं को गाली देगा। फिर लोग कहेंगे हाँ ये आप ठीक है, मुसलमान एक हिंदू गालियां दे रहा है। तो भुट्टो, इकबाल, जिना, आप देखिए इन सब में उस्ताद निकला इकबाल, कि उसकी नज़में 70 साल से पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता ये चोर है चक्का पाकिस्तान का। इट ही इज कॉल्ड द थिंकर ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान केम फ्रॉम हिम। बंटवारे का फाउंडर है इकबाल, उसकी नज़म चलती इंडिया। अब किससे जाके माथा कहाँ मारेंगे हम? तारिक साहब, हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया।